So concurrency control protocols और techniques. तो अगर हम कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं। कुछ हमारी कंजर्वेटिव अप्रोचेस को फॉलो कर रही हो और कुछ टेक्निक्स हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रही होती हैं। अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी कंफ्लिक्ट आ रहा होता है ट्रांजेक्शन में, वो क्या करते हैं, डिले कर देते हैं उस ट्रांजेक्शन में। और इन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस दे अज्यूम के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत रेयर होते हैं। तो इन दैट केस वो जो है कॉन्फ्लिक्ट को एट द टाइम ऑफ कमिट जो है चेक कर रहे होते हैं। So here we have some most common concurrency control techniques that are locking protocols, timestamp ordering schemes, validation technique and multi-version scheme. तो हम यहाँ पे locking protocols और timestamp ordering schemes को डिस्कस करेंगे। Log-based protocol. So a locking protocol is a set of rules that state when a transaction may lock and unlock each of the data item in the database. So अगर मैं सिंपल लॉक की बात करूँ तो लॉक क्या है? लॉक हमारी एक रिस्ट्रिक्शन है जो हम किसी डेटा आइटम पर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी डेटा आइटम पर एक लॉक अक्वायर किया हुआ है, इट मीन्स कि कोई दूसरा जो यूजर है या कोई सेशन है वो उस डेटा आइटम को क्या रीड नहीं कर सकता, एक्वायर नहीं कर सकता। सो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं? सब रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा आइटम पर लॉक और लॉक अक्वायर करते हैं और रिलीज करते हैं। सो अगर हम लॉक की बात करें तो हमारे पास दो तरह के लॉक होते हैं और वी कैन से कि हमारे पास लॉक में दो मोड्स होते हैं। वन इज एक्सक्लूसिव एंड अदर इज शेयर्ड। एक्सक्लूसिव जिसे मैं एक्स से डिनोट करती हूँ, तो एक्सक्लूसिव मोड पे क्या होता है, अगर मैंने किसी डेटा आइटम पर एक एक्सक्लूसिव लॉक लगाया हुआ है, इट मीन्स कि मैं उस डेटा को रीड भी कर सकती हूँ और उस डेटा को मैं राइट भी कर सकती हूँ। शेयर मोड में क्या है, अगर मैंने किसी ट्रांजैक्शन में किसी डेटा पर शेयर्ड लॉक लगाया हुआ है जिसे मैं लॉक एस से डिनोट करती हूँ, और सिंपली मैं अगर एस लिखूँ तो इट मीन्स कि मैंने इस पर शेयर लॉक लगाया हुआ है। तो शेयर लॉक में क्या होता है कि डेटा आइटम को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो आगे हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये एक्सक्लूसिव और शेयर्ड ये किस तरह काम करते हैं। सो बेसिक अगर मैं लॉकिंग की बात करूँ तो बेसिक रूल्स क्या है, अगर हमारी ट्रांजैक्शन है उस पर कोई शेयर लॉक लगाया हुआ है तो इट मीन्स कि हम उस डेटा आइटम को, जिस हमारी डेटा आइटम को वो जिस डेटा आइटम पर हमने लॉक एक्वायर किया हुआ है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, उसको अपडेट नहीं कर सकता। तो शेयर लॉक का मकसद क्या है, अगर मुझे किसी डेटा आइटम को सिर्फ रीड करना है तो मैं उसको कौन सा लॉक एक्वायर करूंगी, शेयर लॉक लगाऊंगी। अगर मेरा डेटा आइटम है और उसमें मैं रीड और अपडेट या राइट का दोनों काम करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे कौन से लॉक की जरूरत है, एक्सक्लूसिव लॉक। रीड कैन नॉट बी conflict, so more than one transaction can hold share lock। देखें, रीड का कभी भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं जनरेट होता। एक टाइम पे मल्टीपल यूजर और सेशन एक ही डेटा आइटम को रीड कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो शेयर लॉक, अगर किसी डेटा आइटम ने शेयर लॉक अक्वायर किया हुआ है और कोई दूसरी ट्रांजेक्शन या सेशन शेयर लॉक अक्वायर करना चाहती है, तो हम उसे क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूसिव एक्सेस देता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है। इट मीन्स कि कोई दूसरी ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम को ना ही शेयर कर सकती है और ना ही एक्सक्लूसिव कर सकती है। तो अगर हमारा एक्सक्लूसिव लॉक अगर किसी डेटा आइटम पे लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन जो है उस डेटा आइटम को रीड राइट दोनों करेगी। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन या सेशन उस डेटा आइटम पर शेयर लॉक या एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उससे वो एक्सेस नहीं देते। सम सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है उस पर जो लॉक है वो अपग्रेड और डाउनग्रेड होते हैं। इट मीन्स कि अगर मेरी डेटा आइटम पर शेयर लॉक लगा हुआ है तो हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो चेक करेगा, अगर कंपैटिबल होगा तो वो उसे अपग्रेड कर सकता है किसमें, एक्सक्लूसिव लॉक में। ठीक है, और अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है और मैं उसे डाउनग्रेड करना चाह रही हूँ, मैं शेयर लॉक में आना चाह रही हूँ, तो हम उसे शेयर लॉक में भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करेगा, वो कंपैटिबिलिटी टेबल चेक करेगा और उसके हिसाब से अपग्रेड और डाउनग्रेड होगा।
ओके जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है वो क्या करता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन है और वो जो है रिक्वेस्ट करनी होती है किसी लॉ की, तो वो क्या करता है, सबसे पहले कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स को चेक कर रहा होता है। अब कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे किसी डेटा आइटम पर कोई एक लॉक लगा हुआ है और कोई दूसरा डेटा आइटम किसी लॉक की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो चेक करेगा कि क्या मेरे डेटा आइटम पर, अब केसेस क्या होते हैं कि क्या मेरे डेटा आइटम पर अगर मेरे पास शेयर लॉक लगा हुआ है और दूसरी जो ट्रांजैक्शन है वो शेयर की रिक्वेस्ट करी है, तो क्या उसे ग्रांट करना है या नहीं करना। या दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरे डेटा आइटम पे शेयर लॉक लगा हुआ है और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या मुझे उसे ग्रांट करना है या नहीं। या एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है और शेयर की रिक्वेस्ट आ रही है, या एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है और एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट आ रही है। सो हियर फॉर एग्जांपल मेरी एक ट्रांजैक्शन है और उस पर, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा साइड है, लेफ्ट साइड है, ये हमारी ग्रांट की है और यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आ रही है। तो मेरे पास एक डेटा आइटम है और उस पर शेयर्ड लॉक अप्लाई है। तो अब मेरे पास रिक्वेस्ट किसकी आ रही है, शेयर्ड लॉक की। तो अगर मैं मेरे डेटा आइटम पर ऑलरेडी शेयर्ड लॉक लगा हुआ है और एक और रिक्वेस्ट आ रही है शेयर्ड की, तो क्या मैं ग्रांट कर सकती हूँ उसको। सो यस, वी ग्रांट द शेयर्ड लॉक। अगर हमारे डेटा आइटम पर शेयर लॉक लगा हुआ है और दूसरी ट्रांजैक्शन उस पर शेयर लॉक ही मांग रही है, तो हम शेयर लॉक मल्टीपल ट्रांजैक्शन को ग्रांट कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी हमारा रीड डेट का प्रॉब्लम कभी भी हमारे पास जनरेट नहीं होता। एक डेटा आइटम्स को डिफरेंट जो है ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पर अगर रीड करें तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे दूसरा केस है कि अगर मेरे एक डेटा आइटम पे शेयर्ड का जो है लॉक लगा हुआ है और एक दूसरी ट्रांजैक्शन है और वो एक्सक्लूसिव लॉक जो है एक्वायर करना चाह रही है, तो क्या हम इसे अलाउ करेंगे। सो नो, क्योंकि एक्सक्लूसिव में हमारे पास क्या होता है, रीड राइट होता है, तो यहाँ पे रीड राइट की कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो जब भी हमारे पास शेयर्ड है और वो एक्सक्लूसिव की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रांट नहीं करेंगे। देन द थर्ड केस, अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव लगा हुआ है और शेयर्ड की रिक्वेस्ट आ रही है, एक्सक्लूसिव जो है एक्सक्लूसिव एक्सेस देता है किसी भी डेटा आइटम को, किसी भी ट्रांजेक्शन को। तो अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है और शेयर्ड की रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम इसको ग्रांट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है और एक्सक्लूसिव की ही रिक्वेस्ट कोई दूसरी ट्रांजेक्शन कर रही है, तो हमारा जो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर है वो इसे क्या करेगा, ग्रांट नहीं करेगा। सिर्फ एक ही केस में जो है हमारी रिक्वेस्ट ग्रांट होगी कि हमारे डेटा आइटम से तो कौन सा लॉक लगा हुआ हो, शेयर लॉक लगा हुआ हो, और जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है वो भी किस लॉक की आ रही हो, शेयर लॉक की आ रही हो। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, T1 और T2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई कर रहे हैं बी पर। एक बी हमारा क्या है, डेटा आइटम, उसका हमने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया हुआ है, यहाँ पे रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, अनलॉक कर रहा है। इसी तरह हमारी T2 ट्रांजैक्शन है, वो कुछ ही टाइम बाद, T1 के कुछ ही टाइम बाद उसने जो है एंटर हुई है हमारे सिस्टम में और वो किस पे लॉक अक्वायर करना चाह रही है, बी पर, जो कि ऑलरेडी T1 ने अक्वायर किया हुआ है। तो वो एक्सक्लूसिव लॉक मांग रही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक T1 जो है बी को रिलीज ना करते। तो जैसे ही T1 जो है अनलॉक करता है बी को, तो इसे इसका कंट्रोल मिल जाएगा। देन क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है बी पे, राइट कर रहा है, एंड देन अनलॉक कर रहा है। सो अगर मैं बेसिक शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉकिंग की बात करूँ, तो इट डजंट इंश्योर कि ये जो है हमें सीरियलाइजेबल और रिकवरेबल शेड्यूल्स देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास T1 शेड्यूल है और T2 है। तो T1 क्या कर रहा है, वो लॉक एक्वायर कर रहा है बी पर, उसने कुछ परफॉर्म किया फंक्शन एंड देन उसने अनलॉक कर दिया। अब T2 आ रहा है, वो क्या कर रहा है, लॉक ले रहा है, लॉक एक्वायर कर रहा है, शेयर लॉक ए पर अप्लाई कर रहा है और बी पर और कुछ रीड कर रहा है एंड देन उसे क्या कर रहा है, अनलॉक कर रहा है। इफ यू सी कि हमारे पास जो T1 है अगेन जो है, अगर वो यहाँ पर सॉरी अगर यहाँ पर अगेन हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बी पे लॉक एक्वायर करे और उसे दोबारा अपडेट करे, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आएगा और ये जो है शेड्यूल हमारा क्या होगा, सीरियलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, T1 अगेन T2, फिर T2 से अगेन T1, तो यहाँ पर क्या होगा, साइकिल जनरेट होगी। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल हमारा नहीं जनरेट करती। तो जो हमारी, अगर मैं सिंपल बात करूँ शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक की, तो दे डजंट इंश्योर कि जो हमारे पास शेड्यूल जो जनरेट होंगे वो सीरियलाइजेबल और रिकवरेबल होंगे। तो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
सो दी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल वी ऑलरेडी के लॉक क्या होता है कि हम डेटाबेस पे क्या लगा दें, हम डेटा आइटम्स पे क्या लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा दें ताकि कोई दूसरा जो है हमारा सेशन या ट्रांजेक्शन जो है उस आइटम पर कोई ट्रांजेक्शन या कोई चेंज परफॉर्म ना कर सके। तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या है, यहाँ पर सेम वही हम एक्सक्लूसिव और शेयर लॉक को लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज है दैट इज टू फेज। अब यहाँ पे टू फेज क्या है, हमने जो है लॉकिंग और अनलॉकिंग को दो फेज में डिवाइड कर दिया। पहला फेज है हमारा ग्रोइंग का फेज। इस फेज में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो है लॉक्स को अक्वायर कर सकती है, मतलब अगर उसने किसी डेटा आइटम को यूज करना है तो वो क्या करेगी, लॉक की रिक्वेस्ट कर सकती है ग्रोइंग फेज में। और अगर उसको फॉर एग्जाम्पल उसका काम हो गया है तो वो क्या करेगी, उसे रिलीज नहीं करेगी। रिलीज कब करेगी उन लॉक्स को, इन श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज में क्या होता है, इस फेज में जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ लॉक को रिलीज कर सकती है लेकिन अक्वायर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है, ये टू फेज जो हमारा लॉकिंग प्रोटोकॉल है ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे शेड्यूल्स जो जनरेट होंगे वो कौन से होंगे, सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है ये जनरेट करेगा। तो हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो शेड्यूल है T1 और T2। तो T1 क्या कर रहा है, लॉक अक्वायर कर रहा है, शेयर लॉक अक्वायर कर रहा है ऑन डेटा आइटम ए। और कुछ टाइम बाद हमारे पास T2 आ रहा है और वो शेयर लॉक अक्वायर कर रहा है ए पर, क्योंकि शेयर्ड ही है तो हम इसको ग्रांट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद वो लॉक अक्वायर कर रहा है हमारे किस पर, बी पर। हो सकता है यहाँ पर वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म सॉरी कोई फॉर एग्जांपल कोई फंड ट्रांसफर करना चाहे ए के अंदर, या ए को जो है इसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ परफॉर्म कर रहा हो तो वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जब लॉक एक्वायर कर रहा है तो इन बिटवीन एक्वायरिंग वो किसी लॉक को रिलीज नहीं कर रहा। तो हमारा जो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि जब आप लॉक को अक्वायर कर रहे हो तो उसके बीच में आप किसी लॉक को रिलीज ना करें। तो यहाँ देखें 0 से लेकर 2 तक जो है हमारा यहाँ पे लॉक क्या हो रहा है, अक्वायर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोइंग फेज। अगर T1 ट्रांजेक्शन का मैं कहूँ ग्रोइंग फेज कौन सा है, तो 0 से लेकर 2 तक की क्या है, ग्रोइंग फेज है। T2 की तरफ आते हैं तो T2 क्या कर रहा है, लॉक अक्वायर कर रहा है, शेयर लॉक ऑन ए, फिर उसके बाद वो एक्सक्लूसिव लॉक चाह रही है उसे सी पर, तो उसे एक्सक्लूसिव लॉक सी पर मिल जाएगा क्योंकि इससे पहले किसी पर अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इन बिटवीन वो कोई ट्रांजेक्शन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते तो वो कर सकता है। उसके बाद जब वो अनलॉक कर रहा है तो ए को पहले उसने अनलॉक किया, फिर उसके बाद उसने अनलॉक किया सी को। देखें जब उसने लॉक एक्वायर किया तो इस वाले फेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रोइंग फेज, जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक्वायर कर सकता है और उसके बीच में किसी लॉक को रिलीज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसने लॉक को रिलीज करना स्टार्ट किया अब वो किसी लॉक को एक्वायर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इसने अनलॉक कर दिया ए को और अब इसको चाहिए बी डेटा आइटम चाहिए, तो ये बी को तब तक बी को डेटा आइटम को फैच नहीं कर सकता जब तक ये अनलॉक ना कर दे सी को। तो अब जैसे ही इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हुआ है, जब तक ये सारे जिस जिस डेटा आइटम पर इसने लॉक एक्वायर किया सबको रिलीज ना कर दे तब तक ये दोबारा से ग्रोइंग फेज यानी लॉक एक्वायर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखें T1 ने जो है 0 से लेकर 2 तक लॉक एक्वायर किया। अब यहाँ से 4 अगर टाइम स्टैम्प 4 देखें और 6 देखें तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अनलॉक कर रहा है। ठीक है, तो जब वो अनलॉक कर रहा है तो उस दौरान वो किसी और डेटा आइटम को लॉक नहीं कर सकता। अगर उसे कोई दूसरा डेटा आइटम चाहिए और उस पर उसने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले श्रिंकिंग फेज कंप्लीट करना पड़ेगा, देन वो फिर ग्रोइंग फेज में जाएगा। तो यहाँ पर जब लॉक एक्वायर हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ग्रोइंग फेज, और जब लॉक रिलीज होता है उसे कहते हैं हम श्रिंकिंग फेज। तो ये हमारी हेल्प करता है किसमें, सीरियलाइजेबल शेड्यूल में। ओके अच्छा, यहाँ पर जैसे ही हमारा लास्ट लॉक एक्वायर होता है और हम कहें कि अनलॉक से पहले वाला जो पॉइंट है, पहला जो हमारा अनलॉक है उससे पहले वाला पॉइंट, ये लास्ट हमारा जो लॉक एक्वायर हो रहा है वो पॉइंट, उसे हम कहते हैं लॉक पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ट्रांजेक्शन T1 की, तो ये लॉक पॉइंट यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि देखें एट द पॉइंट 3 अब क्या हो रहा है, हमारा श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पर हमारा ग्रोइंग फेज खत्म हो रहा होता है और श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉक पॉइंट कहते हैं। सिमिलरली अगर ट्रांजेक्शन T2 की बात करें तो यहाँ पे लॉक पॉइंट क्या है, तो हमारा यहाँ पर 5 पे लॉक खत्म हो रहा है, 7 से अनलॉक स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे ये जो 6 वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं लॉक पॉइंट। अच्छा, लॉक पॉइंट क्या होते हैं, ये जो है सीरियलाइजेबिलिटी को जो है चेक करने के लिए यूज कर रहे होते हैं हम, कि फॉर एग्जांपल हमारा पहला लॉक पॉइंट जो है T1
T1 है, पहले T1 का लॉक पॉइंट आ रहा है, फिर उसके बाद T2 का लॉक पॉइंट आ रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा T1 का लॉक पॉइंट है, फिर T2 का है, फिर T3 का है। तो इससे हम चेक करेंगे अगर साइकिल जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये हमारी सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हेल्प करता है लॉक पॉइंट। सो सिंपल अगर मैं बात करूँ टू फेज लॉकिंग में, अगर जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, शेयर लॉक भी एक्वायर कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव लॉक भी एक्वायर कर सकते हैं, एज वी सी इन एग्जांपल। और इसके अलावा हम जो हमारा फर्स्ट फेज, जिसको हम गोइंग फेज कहते हैं, उसमें हम अगर फॉर एग्जांपल किसी डेटा आइटम पे मैंने शेयर्ड लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको अपग्रेड कर सकती हूँ इनटू एक्सक्लूसिव लॉक। लेकिन उसके लिए कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स को चेक करेगा हमारा कंट्रोल मैनेजर। अगर किसी दूसरे आइटम पर ऑलरेडी जो है शेयर लॉक लगा हुआ है, तो यू नो दैट अगर शेयर लगा हुआ है तो हमें एक्सक्लूसिव नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपग्रेड करने से पहले कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स से अपने टेबल चेक कर लेगा कि किसी दूसरी ट्रांजेक्शन पर है, ठीक है। सेकेंड फेज हमारा क्या होता है, वो हमारा श्रिंकिंग फेज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, लॉक्स को रिलीज करते हैं, और लॉक्स हमारे शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों लॉक्स को हम रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज हो सकती है कि अगर हमारा एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है किसी डेटा आइटम पर, तो हम उसे डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, यानी एक्सक्लूसिव से हम शेयर्ड में भी जा सकते हैं। ड्रॉबैक्स की बात करें तो टू फेज लॉकिंग जो है डजंट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, इरिकवरेबिलिटी, स्टारवेशन एंड केस गेटिंग रोलबैक्स। तो अगर हम देखें तो 2PL जो है सिर्फ यही इंश्योर करता है कि जो हमारे शेड्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सीरियलाइजेबल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें डेडलॉक की, स्टारवेशन की, इरिकवरेबिलिटी की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकता है। तो ये हमारे जो 2PL है, जो 2PL जो प्रोटोकॉल जो शेड्यूल जनरेट करते हैं, मे भी उसमें डेडलॉक, स्टारवेशन, कैस्केडिंग और इरिकवरेबिलिटी का प्रॉब्लम जनरेट हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शन है T3 एंड T4। यू कैन सी कि हम जो है T3 क्या कर रहा है, लॉक एक्वायर कर रहा है किस पर, एक हमारी डेटा आइटम है B, उस पर एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, उस पर रीड कर रहा है और कुछ राइट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास T4 है, वो आता है और वो शेयर लॉक एक पर एक्वायर करता है, ठीक है। उसने रीड किया एक को, अब उसको जो है क्या चाहिए, B डेटा आइटम चाहिए, तो उसे क्या चाहिए, शेयर लॉक ऑन B, उसको B को रीड करना है। तो अब वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, T3 का वेट कर रहा है, क्योंकि T3 ने ऑलरेडी B पर एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर किया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो T3 जो है कुछ टाइम बाद लॉक का वेट कर रहा है, किसके लॉक का वेट कर रहा है, ए पर, ए डेटा आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करना चाहता है। तो वो जो है ए के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो ए पर ऑलरेडी जो है शेयर लॉक लगाया हुआ है T4 ने। तो यहाँ पर अगर आप देखें, T4 जो है किसका वेट कर रहा है, B का वेट कर रहा है, जो कि किसके पास है, T3 के पास है। और T3 किसका वेट कर रहा है, T4 का, जो कि ए ए डेटा आइटम जिस पर शेयर लॉक T4 ने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर T3 T4 का वेट कर रहा है, T4 T3 का वेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक साइकिल जनरेट हो जाती है जिसके अंदर हमारा डेडलॉक आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, कब तक वेट कर रहे हैं कुछ पता नहीं, तो इनफाइनाइट टाइम तक ये वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये जो है 2PL के अंदर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कि मैंने एक ट्रांजेक्शन है मेरे पास, दो T5 T6, उसमें मैंने लैप एक्वायर किया है B पर, तो एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है B पर, और हम रीड राइट कर रहे हैं, उसके बाद मैं अनलॉक करी, T6 आया, उसे एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, जैसे इसने अनलॉक किया इसे मिल गया, इसने रीड राइट किया और कमिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, T5 ने जो भी चेंजिंग परफॉर्म की B पर, वो T6 आया, उसने रीड किया, जैसे उसको लॉक मिला उसने क्या किया, इसे रीड किया और उसके बाद कमिट करके चला गया। लेकिन कुछ टाइम बाद जो हमारी T5 है वो रोल बैक हो जाती है, या फॉर एग्जांपल फेल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इरिकवरेबिलिटी का प्रॉब्लम जनरेट होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, इसे हम डर्टी रीड भी कहते हैं, इसने क्या किया, अनकमिटेड डेटा को रीड किया और कमिट करके चला गया। सो जब ये रोल बैक होगा तो क्या ये कमिटेड डेटा रोल बैक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इरिकवरेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये भी एक हमारा 2PL का ड्रॉप है। ओके, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर आप देखें T7, T8, T9 एंड T10। अब यहाँ पर जो है T8 ने शेयर लॉक B पर, डेटा आइटम B है उस पर अप्लाई किया होगा। अब T7 आया है, उसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए B पर, तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक के लिए बाकी किसी भी डेटा आइटम ने वो लॉक मतलब उस पर कोई लॉक अप्लाई ना किया होगा,
ठीक है, तो वो वेट कर रहा है T8 का कि ये जैसे ही अनलॉक करेगा तो इसे मिल जाएगा। लेकिन इसके अनलॉक करने से पहले ये T9 आया और उसे शेयर लॉक चाहिए था B पर, क्योंकि यू नो दैट कि शेयर लॉक है और शेयर डी लगा हुआ है, शेयर की रिक्वेस्ट आई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ग्रांट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि T7 अभी वेट में ही है, T9 आया और उसने इससे क्या लिया, शेयर लॉक डेटा आइटम पर ले लिया। अब T8 तो अनलॉक हो गया, लेकिन अब लॉक किसके पास चला गया है, T9 के पास चला गया है। अब देखें T9 जो है के अनलॉक होने से पहले एक और ट्रांजेक्शन आई, उसने भी शेयर लॉक ऑन बी की रिक्वेस्ट की और उसे ऑफ कोर्स ग्रांट हो गया। तो यहाँ पर देखें T9 अनलॉक हो गया है, लेकिन अब लॉक किसके पास चला गया है, हमारा T10 के पास चला गया है, T7 स्टिल वेटिंग में है। तो इस तरह के हम प्रोसेस को कहते हैं, इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन जनरेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है, हमारा अगर एक हमारा ट्रांजैक्शन है और वो वेट कर रहा है और जो है उसको प्रायोरिटी नहीं मिली, देखें जहाँ पे भी यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर लॉक आ रहा है, तो शेयर लॉक अगर फॉर एग्जांपल T10 के बाद एक और हमारी ट्रांजैक्शन आ जाती है और वो भी रिक्वेस्ट करती है शेयर को बिफोर T10 के अनलॉक होने से पहले, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा लॉक, हम T11 को असाइन कर देंगे। तो हमारा T7 तब तक वेट करेगा जब तक ये शेयर लॉक जो है अनलॉक नहीं हो जाता, तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टारवेशन। तो 2PL का ये भी एक ड्रॉबैक है कि ये स्टारवेशन को भी जो है रिजॉल्व नहीं करता। अगेन देयर इज अनदर एग्जांपल, यहाँ पे भी हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस हैं और देखें पहली जो T7 है वो क्या कर रही है, एक्सक्लूसिव लॉक डी पर अप्लाई कर रही है और वो रीड करिए राइट करिए, उसके बाद उसने क्या किया, सॉरी ये ए ही है, तो इसने क्या किया, लॉक अक्वायर किया ए पर, छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, इसे ए कंसीडर करें, तो लॉक उसने अक्वायर किया ए पर और रीड किया ए को, राइट किया ए को, और उसके बाद उसने क्या किया, उसे अनलॉक कर दिया। ठीक है, तो इसने अनलॉक कर दिया, T8 आई, उसने क्या किया, शेयर लॉक ए पर लिया और उसको क्या किया, रीड किया। T9 आई है, उसे भी शेयर लॉक चाहिए, तो उसने क्या किया, ए पर शेयर लॉक लिया, उसे रीड किया। सिमिलरली T10 आई, उसने भी शेयर लॉक लिया, उसे रीड किया। अगर आप यहाँ देखें कुछ टाइम बाद जो है हमारी T7 जो है फेल हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, रोल बैक होगा। तो जब रोल बैक होगा तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो कि इस पर डिपेंडेंट है, जो कि इस ट्रांजैक्शन के डेटा को जिन्होंने रीड किया, वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, रोल बैक होंगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम शो हो रहा है, केस गेटिंग रोल बैक का। तो 2PL के अंदर हमारी केस गेटिंग रोल बैक की भी प्रॉब्लम जो है जनरेट हो रही होती है। Stick to face locking. So it is an extension of 2PL. हमारी जो 2PL है उसी की एक्सटेंशन है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, सेम 2PL वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है, 2PL कहता है कि जब तक हमारी जो है वो ट्रांजेक्शन जिन्होंने एक्सक्लूसिव लॉक अक्वायर किया होगा, जब तक वो कमिट या अबॉर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम जो है उन लॉक को रिलीज नहीं करेंगे। सो बेसिकली स्टिक 2PL के अंदर क्या है कि हम जो है दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्स नॉट ओनली दैट लॉकिंग बी टू फेस बट आल्सो दैट ऑल एक्सक्लूसिव मोड लॉक्स टेकन बाय अ ट्रांजैक्शन बी हेल्ड अंटिल दैट ट्रांजैक्शन कमिट्स। तो जब तक वो ट्रांजैक्शन जिसने एक्सक्लूसिव लॉक अक्वायर किया हुआ है किसी डेटा आइटम पे, वो कमिट से अबॉर्ट नहीं कर देती, तब तक जो है हम इस लॉक को रिलीज नहीं करेंगे। सो बेसिकली जो हमारी स्टिक 2PL है वो हमारी 2PL की कुछ जो ड्रॉबैक्स हमने देखे थे उनको इम्प्रूव कर रहा है। कौन से ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव कर रहा है, हमने देखा था कि 2PL के अंदर डेडलॉक, स्टारवेशन और इरिकवरेबिलिटी और कैस्केडिंग रोलबैक्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर कैस्केडिंग रोलबैक और इरिकवरेबिलिटी का प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो रहा है यूजिंग 2PL, स्ट्रिक्ट 2PL। अब देखें यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन है T5 और T6, सिंपल है, लॉक इसने एक्वायर किया बी पर, रीड किया बी को, राइट किया बी को, तो ये तब तक इसको अनलॉक नहीं करेगा जब तक ये यहाँ पे कमिट नहीं कर देता। अगर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन कोई लॉक एक्वायर करना चाह रही है एक्सक्लूसिव लॉक बी पर, तो ये क्या करेगी, वेट करेगी अनटिल कि ये क्या करे, पहले इसको कमिट करे, उसके बाद जो है ये जो है ट्रांजैक्शन T6 जो है इसके डेटा को
रीड करेगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इरिकवरेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे डर्टी रीड का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये कमिट करने से पहले अनलॉक कर देती है और कोई दूसरी ट्रांजेक्शन आके उसको रीड करके कमिट करके चली जाती है और बाद में जो है फेल हो जाती है, तो यहाँ पर इरिकवरेबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो ड्यू टू दिस कमिट यहाँ पर जो चांस है हमारा इरिकवरेबिलिटी का, वो जो है हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर हम सिंपल 2PL की बात करें या हम एक्सक्लूसिव और शेयर मोड की बात करें, तो वहां पर ट्रांजैक्शन पे हम लॉक तो लगा रहे हैं, लेकिन लॉक रिलीज करते हुए वहां पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमें रिलीज करने से पहले कमिट करना है ट्रांजैक्शन को, हमें जो है डेटाबेस में उसको सेव करना है, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टिक 2PL कहता है कि अनलॉक करने से पहले जितने भी एक्सक्लूसिव हमारे लॉक है उन्हें अनलॉक करने से पहले आप क्या करें, कमिट करें। तो ये हमारी जो इरिकवरेबिलिटी की प्रॉब्लम है इससे हमारी सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर ये एक कैस्केडिंग रोल बैक की हमने ये प्रॉब्लम देखी थी प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिफोर अनलॉक ए वो क्या कर रहा है, इसे कमिट कर रहा है। तो अब ये डेटा जो है हमारा कमिट हो गया, डेटाबेस के अंदर हमारा चेंज जो है परमानेंट हो गया। उसके बाद जो है T8 T9 क्या कर रहा है, इसे रीड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इन केस अगर ये कमिट नहीं करता और बाद में हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है और ये रोल बैक होता है, तो हमारी क्या होती है, केस्केडिंग रोल बैक होती है, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ पर हमारी केस्केडिंग रोल बैक्स की जो प्रॉब्लम है वो भी हमारा स्टिक 2PL क्या करता है, रिजॉल्व करता है। सो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं। तो हमने सिंपल अगर लॉकिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमने क्या देखा था, एक्सक्लूसिव और शेयर देखा था कि एक्सक्लूसिव लॉक क्या होते हैं, शेयर होते हैं। फिर हमने 2PL देखा एंड देन स्टिक 2PL देखा। और भी हमारे पास लॉकिंग प्रोटोकॉल हैं, बट दैट जो हमने अभी डिस्कस किए वो हमारे कुछ फेमस वन है जो कि ज्यादातर कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर यूज कर रहा होता है। तो टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल की तरफ हम आते हैं। Transactions order globally so that older transaction with smaller timestamp get priority in the event of conflict. So टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या है, हमारी जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर उन ट्रांजेक्शन को हम ग्लोबली क्या करते हैं, ऑर्डर्स में जो है लिखते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन होती है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन सिस्टम में पहले आई हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रियोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू वो ट्रांजेक्शन जो बाद में आई है, जो कि हमारी यंगर ट्रांजेक्शन। तो जब भी हमारे कोई भी हमारे सिस्टम में कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, तो कॉन्करेंसी मैनेजर क्या करता है, जो वो हमारी ट्रांजेक्शन जो हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन है जिनका टाइम स्टैम्प कम है। अब टाइम स्टैम्प का क्या मतलब है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प एक सिंपल एक यूनिक आइडेंटिफायर है या एक वैल्यू कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि हमारी ट्रांजेक्शन जो है सिस्टम में एंटर हो रही है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारा जो कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, उसे एक टाइम स्टैम्प जो है एक एलोकेट करता है, उसे एक वैल्यू असाइन करता है। वो वैल्यू क्या है, वो हो सकता है हमारी सिस्टम क्लॉक से जनरेटेड वैल्यू हो, या हमने कोई लॉजिकल काउंटर लगाया हुआ उससे हम कोई वैल्यू उसको असाइन कर रहे हो। जैसे हमारी एक T1 ट्रांजेक्शन है, वो किसी टाइम 10 पर आई है, 10:20 पर आई है, तो हमने उसको एक टाइम स्टैम्प दे दिया है 10। फिर हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन है वो 11 o'clock पर आ रही है, तो हमने उसको टाइम स्टैम्प दे दिया है 20। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन है जो पहले आई है उसको हम कम टाइम स्टैम्प देते हैं, और जो हमारी बाद में ट्रांजेक्शन आई है जिसे हम यंगर ट्रांजेक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसका हमारा टाइम स्टैम्प क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल टाइम स्टैम्प, हम क्यों टाइम स्टैम्प की वैल्यू असाइन करते हैं, वो इसलिए ताकि हमें पता चले कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी ओल्डर है और कौन सी हमारी यंगर ट्रांजेक्शन है। तो कन्फ्लिक्ट जो है हमारा रिजॉल्व कैसे होता है, कन्फ्लिक्ट हमारा रिजॉल्व कैसे होता है कि या तो हम रोलिंग बैक करते हैं और ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी यंगर ट्रांजेक्शन होती है, मोस्ट प्रोबेबली हम उसी को जो है क्या कर रहे होते हैं, रोल बैक और रीस्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटी दे रहे होते हैं हमारी ओल्डर और ओल्डर ट्रांजेक्शन को जिसका टाइम स्टैम्प जो है हमारा कम है। तो यहाँ पे लॉक्स एक्वायर नहीं कर रहा, कहीं पे भी लॉकिंग यूज नहीं हो रही, तो यहाँ पे डेड लॉक जो है नहीं आते। सो टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में असल में होता क्या है, ईच ट्रांजेक्शन इज इशूड अ टाइम स्टैम्प व्हेन इन एंटर द सिस्टम। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन हमारी सिस्टम में एंटर होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, कोई ना कोई टाइम स्टैम्प असाइन करते हैं।
अगर हमारी एक ओल्ड ट्रांजेक्शन है टी आई और उसका टाइम स्टैम्प हमारा है टी आई, उसको हमने कोई टाइम स्टैम्प दिया है, और एक और ट्रांजेक्शन बाद में आ रही है टी जे, तो जो हमारा जो टी जे का टाइम स्टैम्प है वो हमेशा बड़ा होगा टी आई से। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की है, जो बाद में आने वाली हमारी ट्रांजेक्शन है वो हमारी यंगर है और उसका टाइम स्टैम्प क्या होगा, बड़ा होगा। सो हियर जो हमारे टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें दो मेन चीजें हैं। सो यू मस्ट नो, हम इसके प्रोटोकॉल, इसके रूल्स की तरफ आते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास एक राइट टाइम स्टैम्प होता है और एक रीड टाइम स्टैम्प होता है। अब राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हैं वो जैसे ही हमारे सिस्टम में एंटर होती है तो उन्हें कोई ना कोई टाइम स्टैम्प हम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन ट्रांजेक्शन है T1 T2 एंड T3, उनको हमने टाइम स्टैम्प दे दिया, T1 को 10, T2 को 20, T3 को 30। तो उसमें से हम क्या करेंगे, राइट टाइम स्टैम्प हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे उन तीनों ट्रांजेक्शन में सबसे आखिर में, या हम कहें लेटर्स जो रीड है वो किसने किया है, सबसे आखिर में रीड किसने, राइट किसने किया है। तो फॉर एग्जांपल सबसे आखिर में राइट जो है ट्रांजेक्शन T2 ने किया, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन T2 का जो टाइम स्टैम्प है दैट इज 20, वो हमारा क्या होगा, W टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प। ये राइट टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प आगे हम यूज करेंगे। सो राइट टाइम स्टैम्प क्या है, जिसको हम WTS से भी शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वो क्या है, वो हमारा लेटेस्ट टाइम है किसका, राइटिंग का, जो किसी ट्रांजेक्शन ने परफॉर्म किया हो। अगर ट्रांजेक्शन T2 ने सबसे आखिर में राइट परफॉर्म किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन T2 का टाइम स्टैम्प को हम क्या कहेंगे, राइट टाइम स्टैम्प। इसी तरह रीड टाइम स्टैम्प की बात करें तो ये क्या है, सबसे आखिर में, सबसे फाइनल जो जिसने रीड किया हुआ है जिस ट्रांजेक्शन है उसके टाइम स्टैम्प को हम क्या कहेंगे, रीड टाइम स्टैम्प कहेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे दो, देखिए यहाँ पे T1 है, उस वो जो है ओल्डर है, और ओल्डर हम इसे क्यों कह रहे हैं, ये टाइम 10 पर आया है, इसका टाइम स्टैम्प क्या है, 10 है। T2 है, वो बाद में आया, उसका टाइम स्टैम्प पहले वाले T1 से ज्यादा है, इसे हम यंगर भी कहते हैं, उसका 20 है। तो अब यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, देखिए T1 क्या कर रही है, रीड कर रही है, और T2 आई है वो बाद में रीड कर रही है। ठीक है, तो T1 और T2 में से सबसे आखिर में रीड कौन कर रहा है, T2 रीड कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे रीड टाइम स्टैम्प हमारा RTS क्या है, T2 का टाइम स्टैम्प, और T2 का टाइम स्टैम्प क्या है 20, तो हमारा RTS क्या हुआ, 20 हुआ। अब इस एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, हमारे पास सेम वही है T1 और T2, जिसमें T1 का टाइम स्टैम्प 10 है, हम टाइम स्टैम्प को कैसे लिखते हैं, TS और उसका टाइम स्टैम्प, और T2 का टाइम स्टैम्प 20 है। तो दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। यहाँ पर अगर देखें राइट टाइम स्टैम्प के लिए हम देखेंगे सबसे आखिर में राइट किसने किया। अब यहाँ पे देखिए सबसे आखिर में राइट किसने किया है, T1 ने। तो T1 ने राइट किया हुआ है, T1 का टाइम स्टैम्प क्या है, टाइम 10। तो यहाँ पे हमारा राइट टाइम स्टैम्प क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। तो WTS की हमारी वैल्यू क्या हुई, 10, और RTS की वैल्यू हमारी क्या हुई, 20। तो रीड टाइम स्टैम्प हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं ट्रांजेक्शन में से सबसे फाइनल में जिसने रीड किया हुआ है उसी ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प की वैल्यू हमारी रीड टाइम स्टैम्प है। वो ट्रांजेक्शन जिसने सबसे फाइनल में राइट किया हुआ है उसके ट्रांजेक्शन की, उसके टाइम स्टैम्प की वैल्यू हमारी क्या है, राइट टाइम स्टैम्प। सो टाइम स्टैम्प की बात करते हैं, इसकी रूल्स की बात करते हैं कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं दैट एनी कॉन्फ्लिक्टेड रीड एंड राइट ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड इन टाइम स्टैम्प ऑर्डर। अब क्या होता है कि हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन हैं और हमारी यंगर ट्रांजेक्शन है, तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है, रीड और राइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, या जो हमारी राइट राइट में भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। तो सपोज करें हमारी एक ट्रांजेक्शन है TI, और वो जो है रीड करना चाहती है किसी डेटा आइटम X को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मेरी फॉर एग्जांपल जो टाइम स्टैम्प है TI का, अगर वो ले से हमारे राइट टाइम स्टैम्प है, राइट टाइम स्टैम्प मैंने आपको बताया है वो फाइनल राइट जिस ट्रांजेक्शन ने किया है वो हमारा क्या होगा, राइट। तो अगर कोई हमारी एक ट्रांजेक्शन है वो रीड करना चाह रही है किसी डेटा आइटम को, तो हम चेक करेंगे क्या उसका टाइम स्टैम्प जो है लेस है राइट टाइम स्टैम्प से। अगर लेस है तो इसका मतलब क्या है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये क्या करेगी, कोई ना कोई हमारे जो डेटाबेस के अंदर जो रीड करेगी वहां पर ये कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, TI को क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसका टाइम स्टैम्प जो हमारी न्यू ट्रांजेक्शन आई है वो बड़ा हो राइट के टाइम स्टैम्प से। इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसे अलाउ करेंगे
और हम आरटीएस की वैल्यू अपडेट कर देंगे, क्योंकि ये रीड कर रही है, लेटेस्ट हमारा रीड क्या है, जिसने सबसे आखिर में रीड किया वो यही होगी। तो हम क्या करेंगे, रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू अपडेट कर देंगे और इसे रीड अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू, इसका टाइम स्टैम्प हमारे लेटेस्ट रीड से कम है तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, रोल बैक। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास T1 है, ओल्डर है, इसका टाइम स्टैम्प हमारे पास 10 है, T2 है, यंगर है, इसका टाइम स्टैम्प हमारे पास क्या है, 20 है। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर ट्रांजेक्शन, अगर आप ये केस देखें, सिंपली अगर ग्राफिकली देखें, तो जब भी आप देखें कि हमारी जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो यंगर ट्रांजेक्शन के बाद में रीड करे, जब भी हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन T1 किसी यंगर ट्रांजेक्शन के बाद में रीड करे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, T1 को हम रोल बैक कर देते हैं और उस ऑपरेशन को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक सिनारियो है, लेकिन अगर हम रूल की तरफ जाएं तो हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प कैलकुलेट करेंगे। टाइम स्टैम्प हमें क्या करना है, T1 जो है वांट्स टू रीड, तो T1 का हम टाइम स्टैम्प निकालेंगे। T1 का टाइम स्टैम्प क्या है, 10। और अब हम क्या निकालेंगे, किसके साथ चेक करना है, राइट टाइम स्टैम्प के साथ। तो राइट टाइम स्टैम्प यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट में राइट किसने किया है, T2 ने। तो राइट टाइम स्टैम्प क्या है T2 का, 20। तो यहाँ पर देखें 10 इज लेस देन 20। तो अगर ये केस है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी T1 है, ये TI है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और TI क्या होती है, रोल बैक हो जाती है। तो ये एक सिंपल सिनारियो याद रखें कि जब भी हमारी ओल्डर ट्रांजैक्शन किसी यंगर ट्रांजैक्शन के बाद रीड का फंक्शन परफॉर्म करना चाहती है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम रोल बैक कर देते हैं, इसको हम अलाउ नहीं करते। दूसरा केस है, फॉर एग्जांपल हमारा TI है और वो राइट करना चाहती है किसी डेटा आइटम X को, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि उस TI का जो टाइम स्टैम्प है, क्या वो रीड के टाइम स्टैम्प से उस X के रीड के टाइम स्टैम्प पे, अच्छा हम सेम डेटा पे बात कर रहे हैं ना, सेम डेटा आइटम यूज हो रहा है, तो क्या वो रीड के टाइम स्टैम्प से उसका टाइम स्टैम्प अगर छोटा है, तो इस भी केस में हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे और उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डेटा, हमारी जो ट्रांजेक्शन है और वो राइट परफॉर्म करना चाह रही है, तो हम चेक करेंगे क्या जो हमारी लास्ट अपडेटेड, लास्ट जो है हमारी राइट ऑपरेशन है WTS, उसके टाइम स्टैम्प से क्या इसका टाइम स्टैम्प लेस है, कम है। अगर ये भी है, अगर इससे भी कम है, तो भी हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। और थर्ड सिनारियो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रांजैक्शन आई है उसका टाइम स्टैम्प हमारे T टाइम स्टैम्प से ग्रेटर और इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे कि क्या करे, राइट करे और हम RTS का टाइम भी अपडेट कर देंगे। सिमिलरली अगर ये जो हमारा लेटेस्ट राइट है उससे जो है हमारी ये ट्रांजेक्शन, इसका टाइम ग्रेटर है, टाइम स्टैम्प बड़ा है, तब भी हम इसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे और हम क्या करेंगे, राइट टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही सेम एग्जाम्पल हमने लिए, T1 का टाइम स्टैम्प 10 है, T2 का टाइम स्टैम्प 20 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 ने पहले रीड किया है, यंगर ट्रांजेक्शन ने हमारा पहले रीड किया। मैं ग्राफिकल बात कर रही हूँ, तो जब भी ग्राफिकली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन जो है बाद में रीड या राइट करेगी, तो हम क्या करते हैं, उसको रोल बैक करते हैं। वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल का एक रूल है, जो ट्रांजेक्शन हमारे सिस्टम में पहले एंटर हुई है वो पहले कंप्लीट होकर जाए। तो जब भी हमारे यहाँ पर अगर आप देखें T1 जो है वो राइट करना चाह रही है, तो हम क्या करेंगे, रीड का टाइम स्टैम्प चेक करेंगे। रीड का टाइम स्टैम्प 20 निकला, तो जो हमारा टाइम स्टैम्प है T1 का वो 10 है और रीड टाइम स्टैम्प हमारा क्या निकला है, 20। सॉरी, राइट टाइम स्टैम्प हमारा क्या निकला है, 20। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने W लिख दिया है, तो ये हमारा राइट टाइम स्टैम्प है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम स्टैम्प है 10, वो लेस देन हमारा राइट टाइम स्टैम्प आरटीएस हमारा 20 है, तो 10 हमारा लेस है 20 से। तो इस केस पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल इसे हमें क्या करना है, जो हमारी ट्रांजेक्शन है, जो हमारी ट्रांजेक्शन राइट करना चाह रही है, उसे हम क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखें, T2 जो है हमारी यंगर ट्रांजेक्शन, उसने पहले ही रीड किया हुआ है और T1 आई है और उसको अगर हम राइट करने दे दें, अगर ये रूल ना अप्लाई करें, उसे राइट करने दे दें, तो ये क्या करेगी, जो भी वैल्यू, क्योंकि रूल है कि टाइम स्टैम्पिंग में यही होता है, जो हमारे पास ट्रांजेक्शन पहले आती है वो पहले कंप्लीट होती है। क्योंकि T1 हमारा ओल्डर है, तो ये क्या करेगी, राइट करेगी
जो भी इसमें चेंजिंग करी वो परफॉर्म करेगी और उसके बाद ये जो है कमिट होकर चली जाएगी। तो ये जो भी चेंजिंग करेगी T2 ने ऑलरेडी पहले से ही रीड किया हुआ है, तो इसने जो रीड किया हुआ है वो तो अपडेट हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है और राइट करना चाह रही है, और हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रीवियसली हम देखेंगे कि राइट टाइम स्टैम्प चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट टाइम स्टैम्प चेक कर रहे हैं, WTS वो हमारा क्या है 20, तो ये भी WTS है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसे आप WTS कंसीडर करें। तो हमारा टाइम राइट टाइम स्टैम्प हमारा क्या निकला 20। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है जो राइट करना चाह रही है उसका टाइम स्टैम्प देखा, तो हमारी T1 राइट करना चाह रही है, उसका टाइम स्टैम्प क्या है 10। तो हमारा 10 जो है वो राइट टाइम स्टैम्प से क्या है छोटा है, और राइट टाइम स्टैम्प आपको पता है वो क्या होता है, लेटेस्ट, और ये हम क्या है फाइनल, जिसने सबसे आखिर में राइट परफॉर्म किया है उसके टाइम को हम कहते हैं राइट टाइम स्टैम्प। तो T2 ने सबसे आखिर में राइट किया हुआ है तो उसका टाइम स्टैम्प 20 है, तो 10 जो है छोटा है 20 से, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, रोल बैक कर देंगे और इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट राइट करेगा, ऑलरेडी रिटेन है उसको क्या कर देगा, ये ओवर राइट करेगा। ठीक है, तो जो हमने T2 ने जो भी राइट किया हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, क्योंकि T1 जो है हमारी पहले कमिट करके चली जाएगी, तो T2 ने जो भी चेंजिंग की होगी वो क्या हो जाएंगी, ओवर राइट हो जाएंगी। चले अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, हमारा जो थर्ड केस था उसमें यही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी T1 का जो टाइम स्टैम्प है वो बड़ा है, वो किस केस में निकलेगा, जब यंगर ट्रांजेक्शन बाद में रीड या राइट करेगी, उस केस में जो है हमारा T1 का टाइम स्टैम्प क्या होगा, वो बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखें राइट टाइम स्टैम्प हमारा क्या है, वो क्या है 10, छोटा है, और जो हमारी ट्रांजेक्शन आई है वो रीड करना चाह रही है वो कौन सी है, यंगर, यानी यंगर हमारी बाद में रीड और राइट करेगी तो कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। अगर हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन बाद में रीड राइट करेगी तो हम उसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंसी जनरेट करेगी, क्योंकि वो बाद में अगर रीड करेगी तो और पहले चली जाएगी तो वो इनकंसिस्टेंसी हमारे डेटाबेस में ले आएगी। ठीक है, सो दीज आर दी सम टाइम स्टैम्पिंग प्रॉब्लम, और ये हमारा बेसिक टाइम स्टैम्पिंग का प्रोटोकॉल है, सो जो कि टाइम स्टैम्प पर वर्क कर रहा होता है। थॉमस राइट रूल, सो इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या है, अभी आपने अगर प्रीवियस एग्जांपल में हम जाएं तो यहाँ पे ये जो राइट राइट वाला कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारी एक ओल्डर ट्रांजेक्शन राइट कर रही है और दूसरी ट्रांजेक्शन जो हमारी ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो राइट करना चाह रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट कर देते हैं और रोल बैक कर देते हैं। जब हम इसे रिजेक्ट और रोल बैक करते हैं तो ये दोबारा से सिस्टम में एंटर होती है विद न्यू टाइम स्टैम्प। तो थॉमस राइट रूल क्या कहता है कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आप जो है, जो ट्रांजेक्शन आई है और राइट करना चाह रही है तो आप उसे रोल बैक ना करें, बल्कि उसको इग्नोर कर दें, यानी वो ट्रांजेक्शन वैसे ही रहे, उसका सेम ही टाइम स्टैम्प है, जस्ट उस ऑपरेशन को क्या करें, इग्नोर कर दें। तो दिस इज द थॉमस राइट रूल, जो कि हमारी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल को जो है इम्प्रूव करता है। सो इसमें ग्रेटर पोटेंशियल कॉन्करेंसी अचीव होती है। तो दिस इज ओवरऑल, अगर मैं कंकरेंसी प्रोटोकॉल्स की बात करूँ तो दीज आर दी कॉमन, और जो कि ज़्यादातर जो है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर जो है यूज़ कर रहे होते हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कंकरेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे कंकरेंसी के अंदर टाइम स्टैम्पिंग और लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज